विद्यार्थियों आप पढ़ रहे थे संधि, व्याकरण विषय के अंतर्गत संधि आप पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत आपने यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि पढ़ ली थी। यानी कि आपके पाठ्यक्रम में स्वर संधि है तो उसके अंतर्गत आपने 4 संधियों का अध्ययन कर लिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि को हम यहाँ पढ़ेंगे। इससे पहले जो वृद्धि संधि के उदाहरण आपको दिए गए थे अभ्यास करने के लिए, आइए उन्हें एक बार जांच कर लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, पहला आपका प्रश्न था निम्नलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम कुरुता। निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद करना है। क्या करना है विद्यार्थियों? संधि विच्छेद करना है। आपके परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाने हैं या पूछे जाएंगे वो इसी प्रकार पूछे जाएंगे कि संधि विच्छेद कीजिए, या फिर पूछे जाएंगे कि संधि पदों को मिलाइए यानी कि संधि कीजिए। तो यहां पर देखिए सदैव, ठीक है, पहला पद है। अब आपको समझ जाना चाहिए, जैसे आपको पढ़ाया कि यहाँ आई की मात्रा है सदैव में और आई की मात्रा है तो अर्थात वृद्धि संधि है। और आई कहाँ होता है? अ या आ के बाद ए या क्या हो? आई हो, तो दोनों मिलकर के आई एकादेश होते हैं। तो यहां पर देख लीजिए आप क्या करेंगे? सदा धन एव। चूंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि सदैव जो है यहां पर वर्ण विच्छेद करते हैं हम, तो सद जो है वो नहीं होगा, सदा होगा, यानी हमेशा, एव यानी ही, ठीक है। तो सदा धन एव, सदैव, ठीक है। और वृद्धि संधि यहां पर है, ठीक है। और अगला देखिए सैव, जैसे सदैव हुआ वैसे ही सैव, अर्थात यहां पर सा धन एव, सा स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में बनता है और एव यहां पर अव्यय है, ठीक है। तो क्या बन गया? सा धन एव, ठीक है। आगे देखिए तीसरा ममैश्वर्यम, ठीक है। ममैश्वर्यम हमने पढ़ा था देवैश्वर्यम, तो उसी तरीके से है, वहां देव शब्द था, यहां मम है, ठीक है। समझ में आ गया? यहां मम जो है वह पद है और यहां ऐश्वर्यम उत्तर पद हो जाएगा, ठीक है। दोनों जब हम मिलाएंगे ममैश्वर्यम रूप बनेगा, ठीक है। आगे देखिए चौथा तवौदार्यम, ठीक है। तवौदार्यम यहां पर देखिए औ की मात्रा है और औ कैसे हुआ करता था? औ हुआ करता था या तो अ हो या आ हो और उसके पश्चात ओ हो या औ हो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो लेकिन यहां क्या होगा? अ और औ, ठीक है। तो तव षष्ठी का एक वचन है युष्मत शब्द में, औदार्यम यानी कि उदारता का जो भाव होता है औदार्यम कहलाता है, तुम्हारी उदारता का भाव, ठीक है। तो यहां पर ऐसे आपको समझना है। उम्मीद करता हूं कि आपने सही सही लिखा होगा, ठीक है ना। अब ये तो था पहला प्रश्न जिसमें आपको संधि विच्छेद करना था, ठीक है। अब आइए आगे अगला जो प्रश्न आपको दिया था वो करना है संधि विच्छेदानाम संधि पदम, यानी कि संधि विच्छेदों का संधि पद बनाना है, यानी कि संधि करनी है, ठीक है। तो संधि कैसे की है? आपने सही सही की होगी। एक बार देखिए कथा धन एषा, ये पहला उदाहरण था आपका। तो यहां पर देखिए आ है और यहां ए है, ठीक है, और यहां आ है और ये ए है, तो दोनों बन जाएंगे आई, आई बन गए। तो यहां कथा में से आ निकला, कथ बचा, और ऐसा में से ए निकला, तो क्या बचा? शा, और दोनों मिलकर आई हो गए, तो थ पे आई की मात्रा कथईशा, ये आपका रूप बन गया, ठीक है ना। यही समझा है आपने और यही लिखा होगा, ठीक है ना। आगे देखिए जनता ऐक्यम, यहां पर देखिए आ है और इधर आई है और ये दोनों मिलकर के क्या होंगे? आई ही होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर रूप क्या बनेगा? जनता में आ हट जाएगा, आ की मात्रा, और आई जो बना है वो मात्रा लगेगी जनतैक्यम, ये रूप बनेगा। आगे बात समझ में? आगे देखिए बिंब धन औष्टि, यहां पर अ है और यहां ओ है, तो ये स्थिति बनाती है औ, ठीक है। तो यहां औ आदेश होगा, एक आदेश होगा वृद्धि संधि के नियमानुसार। तो यहां पर आदेश होने के पश्चात क्या रूप बनेगा? बिंबौष्ठी, ठीक है ना, बिंबौष्ठी। समझ में आ गया? आगे देखिए नृपधन औदार्यम, ठीक है। यहां पर अ है और यहां पर औ है, ठीक है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? औ हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बना? नृपौदार्यम। समझ में आ गया? तो ये वृद्धि संधि के उदाहरण आपको दिए गए जो कि आपने सही सही कर लिए होंगे। यदि आप में से सही किसी के नहीं है तो पुनः अभ्यास करें, पुनः देखें कि वृद्धि संधि का नियम क्या था और कैसे हमने संधि विच्छेद करना सीखा और संधि पद बनाना सीखा,
ठीक है ना, और अभ्यास करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से परीक्षा में भी पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। आज का जो विषय है आपका अभी का वो है दीर्घ संधि। ठीक है ना, और दीर्घ संधि क्या होती है आपने अच्छे से समझ रखा है, सुन रखा है। 6 क्लास में या 7 क्लास में आपने पढ़ा होगा दीर्घ संधि। अब वैसे नाम से ही पता है दीर्घ यानी बड़ा, ठीक है ना, बड़ा होना। तो किसके स्थान पर, कहां, कैसे, ये सारे प्रश्नों के जवाब यहां पर है। तो आइए शुरुआत करते हैं दीर्घ संधि की। देखिए दीर्घ संधि, इसका सूत्र क्या है, सूत्र ध्यान से उच्चारण कीजिए। अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। ठीक है ना, कैसे उच्चारण करेंगे, अकः सवर्णे दीर्घः। ठीक है, अब यहां इसका क्या अर्थ है, पदच्छेद में देखिए। अकः, इसका अर्थ हुआ अक इति स्थाने, अक इसके स्थान पर। ठीक है, अक क्या है, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। तो अक एक प्रत्याहार है, और प्रत्याहार का मतलब वर्णों का समूह। अब यहां पर जैसे हमने पढ़ा था इक, एच पढ़ा था, यण पढ़ा था, उसी प्रकार यहां पर अक जो है एक प्रत्याहार है जिसमें वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो यहां पर हम आगे देखेंगे कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है ना, अ, ई, उ, री, ली, ये वर्ण यहां पर आते हैं। ठीक है, तो इसके स्थान पर सवर्णे, सवर्णे का मतलब होता है समान वर्ण रहने पर, अर्थात समान वर्णः उत्तर पदे सति, समान वर्ण उत्तर पद में होगा तो। अब समान वर्ण का मतलब क्या है, यहां पर देखिए समान का मतलब है जैसा नजर आ रहा है वहां पर वैसा वर्ण नहीं है, यानी कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से वो समान होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या होता है अगर ऐसी स्थिति हो। देखिए 2 पद आपके पास में है, ठीक है ना, तो ये कहता है कि अक के स्थान पर, आपको बात अच्छे से समझ में आ गई है, पता है कि यण और जो अपनी अयादि संधि थी वहां तो पहले पद में ही आदेश हुआ करते थे, लेकिन जब से हमने गुण संधि, वृद्धि संधि पढ़ी है और यहाँ पर दीर्घ संधि भी है, तो यहाँ क्या स्थिति बनेगी, यहाँ दोनों पद के स्थान पर आदेश होगा। यानी 2 पद होंगे तो यहाँ दोनों पद को मिला करके कुछ ना कुछ आदेश होगा। ठीक है, तो इसे एकादेश बोलते हैं। तो यहां पर देखिए कि पहले पद में यहां अक होगा, ठीक है, और उत्तर पद में समान वर्ण होना चाहिए, अर्थात अक ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब नहीं समझ में आया तो यहां फिर से देखिए आपके पास में 2 पद ये हैं, तो अगर मान लीजिए अगर यहां अ होगा तो यहां अ होना चाहिए। ठीक है, अ होने का मतलब है अ का उच्चारण क्या है अपने पास में, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में उच्चारण स्थान जो है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, कंठ है इसका उच्चारण। तो यहां अगला जो वर्ण आएगा वह भी इसी उच्चारण स्थान वाला होना चाहिए। आगे बात समझ में, तो यहां पर ऐसा बताया गया है कि समान वर्ण उत्तर पद में रहने पर, यानी कि यहां जो वर्ण आएगा वो समान आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ एकादेश हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब अर्थ को देखते हैं, इसको परिभाषा के रूप में कैसे, पूर्व पदे अक आगच्छति, उत्तर पदे च समान स्वर वर्णः आगच्छति चेत द्वयोः स्थाने दीर्घ एकादेशः भवति। सीधी सी सामान्य सी परिभाषा है कि पूर्व पद में अक आगच्छति, अक आता है जैसा कि हमने यहां देखा, उत्तर पदे च और उत्तर पद में, ठीक है, यहां समान स्वर वर्णः आगच्छति, समान स्वर वर्ण आएगा मतलब अक का ही कोई वर्ण आएगा। तो चेत यानी तो द्वयोः स्थाने, दोनों के स्थान पर, दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ एकादेश, दीर्घ ये वाला जो है भवति होता है, दीर्घ आदेश होता है। ठीक है ना, बात यहां तक समझ में आ गई होगी विद्यार्थियों आपको। अब आगे देखिए, इसको और सरल रूप में हम पढ़ते हैं सारांश के रूप में। आपको जो हम बार बार कह रहे हैं अक, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, सवर्णे क्या होता है, तो आइए जानते हैं आगे। यहां पर देखिए विशेषः, विशेष में देखिए अक, सबसे पहली बात तो अक क्या होता है, अ, ई, उ, रील, री। ठीक है, ये वर्ण जो है अक में आते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है ना। अब यहां पर आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, मैंने पहले भी बताया है कि ये वर्ण जो है अपने साथ में आ को भी लेके आते हैं,
यानी अ आएगा तो आ भी आएगा, ई आएगा तो ई भी आएगा, उ आएगा तो उ भी आएगा, और री आएगा तो री भी आएगा। री जो है वो दीर्घ नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर ये विशेष हो गया। अब सवर्णे आपको समझ में आ गया, समान वर्ण। ठीक है ना, वो कैसे? उच्चारण स्थान की दृष्टि से। तो सारांश क्या बन जाता है हमारा? यहां देखिए, पूर्व पद आपका ये है, पूर्व पद में आपका ये होगा, अ होगा, और उत्तर पद में अ आ। ठीक है ना, यानी कि अ आ पूर्व पद में और अ आ उत्तर पद में होगा। ठीक है ना, तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? आ आदेश हो जाएगा। एक आदेश के रूप में क्या आदेश होगा? आ। ठीक है ना, तो यहां पर ये जो है एक आदेश वो किस रूप में है? दीर्घ के रूप में है। किसके रूप में है? दीर्घ के रूप में है। आगे बात समझ में? फिर उसी तरीके से ई और आगे ई होगा, तो यहां पर ई आदेश होगा। अब यहां पर देखिए, आप ऐसा सोचो कि पहले पद में आ आएगा और आगे ई आएगा, तो ध्यान रखना वहां गुण संधि हुआ करती थी। ठीक है ना, लेकिन यहां पर दोनों जगह समान वर्ण होंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, उ और उ तो बराबर उ, री प्लस यहां पर री तो बराबर क्या आएगा? री। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से ये तालिका बन जाती है, ये सारांश बन जाता है। ठीक है ना, इसको और सरल तरीके से समझना है तो आइए आगे चलते हैं। आप बराबर लिखते जाइएगा विद्यार्थियों, समझते जाइएगा। कहाँ लिखना है? याद है ना, कॉपी और दिमाग दोनों में। ठीक है, अब यहां पर देखिए और सरल तरीके से कैसे समझे, तो देखिए ये जो है स्थिति वो क्या है? अ की है। किसकी है? अ की। अ वर्ण है। चूंकि आपको पता है जो आपका अक प्रत्याहार है उसमें अ, आ, ठीक है, ई, उ, ठीक है ना, री और री, ये वर्ण आते हैं। ध्यान रखना यहां पर हमने यहां दीर्घ वर्ण भी ले लिया है। ठीक है, तो यहां पर अ का 4 स्थितियां बनेंगी। 4 स्थितियां कैसे बनेंगी अ की? देखिए, अ जुड़ेगा तो आ बनेगा। ये सभी क्या है? दीर्घ है। ठीक है ना, क्या है? दीर्घ है। आ बनेगा तो आ होगा। ठीक है, अ बनेगा तो आ होगा। आ बनेगा तो यहां आ आदेश होगा। ऐसे ही चारों वर्णों की स्थिति होगी। हम यहां देखेंगे विद्यार्थियों की यहां ये जो स्थितियां हैं इसी के अनुसार उदाहरण भी हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। अ की स्थिति 4 प्रकार से होती है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए ई की स्थिति होगी। यहां कौन सा वर्ण आया? ई। ठीक है ना, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? अक। समझ में आ रहा है ना? तो यहां ई पूर्व पद में ह्रस्व, उत्तर पद में भी ह्रस्व, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? दीर्घ। ठीक है ना, दीर्घ तो होना है यहां पर। आ गई बात समझ में? फिर है पूर्व पद में ई, उत्तर पद में ई। ठीक है ना, यानी पूर्व में ह्रस्व, उत्तर में दीर्घ। ठीक है, तो यहां पर दीर्घ आदेश होगा ई। यहां पर देखिए पूर्व में दीर्घ है, उत्तर में ह्रस्व है। ठीक है, तो भी दीर्घ होगा, और दोनों जगह दीर्घ है तो भी दीर्घ आदेश होगा। आ गई बात समझ में? आइए आगे चलते हैं। इसी प्रकार से उ का देखिए। ठीक है ना, उ वर्ण है यहां पर। ठीक है, उ में देखिए यहां पे उ बराबर उ और उ। ठीक है, उसी प्रकार उ बराबर उ। ठीक है, दीर्घ हो जाएगा। इसी प्रकार यहां री को देखिए, समझ में आ रहा है? यहां री और यहां दीर्घ, यहां ह्रस्व, तो यहां दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ तो होना ही है सभी जगह, और यहां दीर्घ है तो ये भी दीर्घ हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से और सामान्य तरीके से आप देख सकते हैं। एक बात ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहां पर ये नियम बताए जा रहे हैं, उदाहरण अब बाकी है। तो यहां पर उदाहरण को भी अच्छे से समझना है, और यहां पर कौन सा सही हो रहा है, कौन सी स्थिति बन रही है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं उदाहरणों की। जो हमने नियम पढ़े हैं क्या वास्तव में वो सही लग रहे हैं, और कैसे सिद्ध होती है दीर्घ संधि के उदाहरण, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए पाठाभ्यासः। ठीक है, पाठाभ्यासः जो उदाहरण है वो देखिए कैसे। सबसे पहले आपको पता ही है कि क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे। ये अपने पास में क्या है? संधि पद। क्या है विद्यार्थियों?
संधि पदम। और ये जो है पाठ धन अभ्यासः, ये क्या होगा? संधि विच्छेदः। ठीक है, क्या है? संधि विच्छेदः। ठीक है, अब यहाँ संधि विच्छेदः तो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? वर्ण विच्छेदः। ठीक है, तो वर्ण विच्छेद कर लिया तो यहां पर देखिए प आ ठ अ भ य आ स अ। ठीक है, अब यहां पर हम क्या ढूंढेंगे? याद कीजिए क्या ढूंढेंगे? जो हमारे दीर्घ संधि का नियम है, शर्त है, वो ढूंढेंगे। हम ढूंढेंगे यहां पर अक। ठीक है, अब यहां पर देखिए पहले हमें ढूंढना पड़ता था पहले पद में, पहले वाली संधियों में। यहां पर दोनों ही जगह अक ढूंढना है। ठीक है ना, तो यहां अक ढूंढेंगे दोनों पदों में। ध्यान रखना, कहां ढूंढेंगे? दोनों पदों में अक ढूंढेंगे। तो देखिए यहां पहले अ ढूंढा, अक में ही आता है, इधर अ ढूंढा, ये भी अक में ही आता है, तो दोनों दीर्घ हो जाएंगे। आ, यहां पर आ लिखा, मिला दीजिए पाठाभ्यासः, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। ठीक है, और संधियों से भी सरल है। ठीक है ना, तो ये दीर्घ संधि का पहला उदाहरण हो गया। यहां पर आपको समझना है कि ये स्थिति जो है वो है अ। ठीक है ना, और बराबर क्या होगा? आ। आगे बात समझ में? आइए आगे चलते हैं अगले उदाहरण पर। अगला उदाहरण है पाठारंभः। ठीक है, ये स्थिति अपने पास में है। यहां पर देखिए ये संधि विच्छेद आपने कर ही लिया है। क्या कर लिया है? संधि विच्छेदः आपने कर लिया है। और इसके आगे आप वर्ण विच्छेद करेंगे। वर्ण विच्छेद भी आपके सामने है। उसके बाद में आप क्या करेंगे? यहां पर देखिए आपने ढूंढा अक। क्या ढूंढा? अक प्रत्याहार के वर्ण ढूंढे, तो पाया आपने कि अ है। सही है क्या? नहीं, पहले में अ है, बाद वाले में आ है, तो ये ध्यान रखना है। तो अ और आ। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा? आ। ये दूसरे वाली स्थिति है, ध्यान रखना बच्चों। तो यहां पर आ दीर्घ हो गया। दीर्घ होने के बाद यहां पर देखिए आप इस प्रकार स्थिति बन जाएगी प आ ठ आ र अ म भ अ। और इसको जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास बनेगा पाठारंभः, आपका संधि पद, अर्थात उत्तर आपका आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये दूसरा उदाहरण है, अर्थात दूसरी स्थिति है अवर्ण वाली। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए विद्यार्थी। ठीक है, यहां पर देखिए विद्या धन अर्थी। ठीक है, तो यहां पर वर्ण विच्छेद करते हैं और वर्ण विच्छेद के बाद अक ढूंढते हैं, तो पाते हैं कि आ है इधर और इधर अ है, अर्थात स्थिति क्या हुई? आ और अ, तीसरे वाली। तो आदेश क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ठीक है ना, तीसरे नंबर वाली याद कीजिए, अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ आ हो गया। आ होने के बाद यहाँ पर वापस से मिलाएंगे, तो देखिए व में ई मिला, वी द य पहले भी बताया है आपको और आपको याद हो गया होगा, ये बनेगा दिया। ठीक है, दिया में आ मिला, दिया रर्थी। ठीक है ना, विद्यार्थी आपका उत्तर हो गया। ठीक है, समस्त यहाँ संधि पद जो बनेगा वो समस्त होकर के क्या बनेगा? विद्यार्थी। आगे बात समझ में? तो ये तीसरा उदाहरण है, तीसरी स्थिति है अवर्ण की। आइए आगे देखते हैं अगला उदाहरण, चिकित्सालयः। ठीक है, अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? चिकित्सा धन आलयः। ठीक है, ये हमने संधि विच्छेद किया। ठीक है, और यहां पर देखिए वर्ण विच्छेद भी कर लिया। वर्ण विच्छेद करने के बाद अक ढूंढा, तो पाया कि दोनों जगह पर आ है, यानी चौथी स्थिति जो बनती है अवर्ण की, वो क्या बनेगी? आ और आ। ठीक है ना, तो आदेश क्या हो गया? आ। दीर्घ ही होना है, तो दीर्घ आदेश किया हमने यहां पर। दीर्घ आदेश करने के बाद यहां पर देखिए चिकित्सा जो ये है आ और मिलाया, तो क्या बना? चिकित्सालयः। ठीक है, क्या बन गया? चिकित्सालय। आगे बात समझ में? तो यहां पर ये अवर्ण की 4 स्थितियां हैं। इसी प्रकार आने वाले वर्णों की भी स्थितियां होंगी। और एक बात आपको और ध्यान रखना है कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं? यहां पर संधि पद बनाना सीख रहे हैं, यानी कि हमारा जो काम है वो यहां से स्टार्ट होता है और यहां पर खत्म हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम संधि विच्छेद किस प्रकार करते हैं वो भी सीखेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। आगे अगला उदाहरण है कवींद्रः। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमें अभ्यास करना है, सवाल निकालना है। मान लीजिए कवींद्रः बना कैसे, ये सिद्ध करना है, जैसे आप गणित में करते हो। तो आइए शुरू हो जाते हैं। यहां सबसे पहले आप क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे। तो संधि विच्छेद देखिए यहां पर क्या करेंगे? एक स्थिति तो यहां पर ये लीजिए, कवि धन इंद्रः। ठीक है, एक स्थिति तो ये हो गई। अब आपके सामने यहां वर्ण विच्छेद करेंगे इसका, तो क
अ व ई, और उसके बाद में ई, ठीक है। उसके बाद में क्या है, यहाँ देखिए न, ठीक है, द, र और अ। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पर क्या ढूंढेंगे, इसके बाद में हम क्या ढूंढ रहे थे, अक, तो अक ढूंढ लीजिए। यहाँ ई है, ठीक है, ई निकाल लिया बाहर और दोनों का दीर्घ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई, ठीक है ना, हो गया। अब मिला दीजिए आप, क देखिए, क है, क में अ पूरा हो गया, व में बड़ा ई, ठीक है, और यहाँ पर न आधा है ही, द में र, द्र और अ, आगे विसर्ग कविंद्र। ये आपका उत्तर हो गया, है ना, आसान, बहुत आसान है, ठीक है। इसी प्रकार अब यहाँ पर देखिए कविंद्र, इसका अगर हम क्या करें, इसका संधि विच्छेद कैसे कर सकते हैं, तो वो भी आसान है। यहाँ पर देखिए, इसको अलग अलग कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पर देखिए क, ठीक है, अ व ई, ठीक है, आगे न, द, र और अ, ठीक है। तो यहाँ दीर्घ क्या नजर आ रहा है आपको, दीर्घ ई नजर आ रहा है, और आपको पता है कि ये किस किस के स्थान पे होता है, इसका स्थानीय क्या है, ई, और यहाँ पर ई, ठीक है। तो दोनों हैं आपके सामने, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क, अ और व में ई मिलाया तो वी, ठीक है, और उसके बाद में आगे क्या हो जाएगा, क्या था, इंद्र, ठीक है। तो ये आपका बन गया। आ गई बात समझ में, अच्छा है ना, समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है कविंद्र, ठीक है विद्यार्थियों। आइए आगे चलते हैं, आगे है मुनीश्वर। मुनीश्वर, यहाँ पर देखिए इसको भी सोल्व करते हैं, जैसे हमने पिछला उदाहरण सोल्व किया उसी प्रकार देखिए यहाँ पर मुनीश्वर है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद किया तो बना मुनि धन ईश्वर, ठीक है, समझ में आ रहा है विद्यार्थियों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, म, उ, न और ई, चूंकि हम क्या कर रहे हैं, वर्ण विच्छेद करेंगे संधि विच्छेद के बाद में। उसके बाद में यहाँ ई, श, व, अ, र, ठीक है, और उसके बाद में क्या, अ, ठीक है। तो इसके बाद में क्या ढूंढेंगे, अक ढूंढेंगे, तो अक ढूंढा हमने ई और इधर ई, ठीक है ना। क्या निकल के आया, दोनों यहाँ पर ई निकल के आए, देखना यहाँ पर, और इन दोनों के स्थान पर हमने क्या कर दिया, दीर्घ ई कर दिया। क्या कर दिया, दीर्घ ई किया, और दीर्घ ई किया तो अब मिला दीजिएगा। देखिए मुंह तो वैसे के वैसे बन गया, न में बड़ा ई लग जाएगा, और आगे देखिए आधा श है, वो में अ और र में अ, मुनीश्वर, ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है। और संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पता ही है, जैसे पहले बताया वैसे संधि विच्छेद करना है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं अगले उदाहरण पर। अगला उदाहरण देखिए महींद्र, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये वाली स्थिति देखिए, ये पहले आपने पढ़ा तो ये स्थिति थी पहले वाली, ठीक है ना, यानी रेस्व रेस्व, तो क्या हो गया, दीर्घ, ठीक है। और ये वाली देखिए, यहाँ पर आपने देखा ई और ई, तो भी दीर्घ हो गया, ये दूसरी वाली, ठीक है। और अब यहाँ पर जो आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्थिति होगी वो होगी दीर्घ और ह्रस्व वाली, तो क्या हो जाएगा, तो भी दीर्घ होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो देखिए कैसे, महींद्र, तो मही धन इंद्र, ठीक है, ये संधि विच्छेद हो गया। इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर देखिए म में अ, ह में दीर्घ ई, और यहाँ ह्रस्व ई, न, ठीक है, द, र और अ, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए क्या हमने देखा कि अक क्या है, दीर्घ री, दीर्घ ई, ठीक है ना, और यहाँ पर ह्रस्व ई, और दोनों मिलकर के दीर्घ ई हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या रूप बनने वाला है हमारा, म, ह में बड़ा ई, मही, और आगे क्या है, ई तो जा चुका, नृह, महींद्र, ठीक है ना। महींद्र कहते हैं राजा को, यानी कि भूमि का जो स्वामी होता है, राजा, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो ये हमारा संधि पद बन गया, उत्तर आ गया हमारा, तो सही है ना। अब यहाँ पर संधि विच्छेद कैसे करेंगे आपको पता है, आगे हम सीखने वाले हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला उदाहरण है महेश्वर, ठीक है। अब यहाँ क्या स्थिति होगी, ध्यान रखना, यहाँ स्थिति होने वाली है दीर्घ दीर्घ
बराबर दीर्घ अर्थात ई बराबर ई। ठीक है, तो ये चौथी स्थिति हो जाएगी वर्ण वाली। ठीक है, अब यहां पर देखिए संधि विच्छेद क्या होगा, मही, ठीक है, ईश्वरः। ठीक है, वर्ण विच्छेद करेंगे तो देखिए यहाँ पे म में अ, ह में ई, ठीक है, और इधर ई, आधा श, व में अ, र में अ। ठीक है, अक ढूंढेंगे तो यहाँ पर देखिए ई और ई, ठीक है, दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, हो गया, मिला दीजिए वापस से, म में ह है, म में अ है, आगे ह है, और ह में दीर्घ इकार, और आगे स्वरः, महीश्वरः। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये आपका उत्तर आ गया महीश्वरः। ठीक है ना, अच्छा है, बहुत ही सिंपल है, आप बार बार अभ्यास करेंगे, एक दो बार करेंगे तो ही आ जाएगा, आपको बार बार करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना, तो आइए आगे चलते हैं अगले उदाहरण पर। अगला उदाहरण देखिए, यहाँ पर ऊ का है, ई वर्ण देखा हमने, अ वर्ण देखा, अब उ वर्ण को देखते हैं, क्योंकि अक में क्या क्या आता है, अ, ई, उ, री, री। ठीक है, यहाँ पर देखिए लघुदया, तो इसका देखिए लघु धन उदयः। ठीक है, यह आपका क्या होगा, संधि विच्छेद। क्या होगा विद्यार्थियों, संधि विच्छेदः। ठीक है, इसके बाद में वर्ण विच्छेद करेंगे तो देखिए ल में अ, घ में उ, और इधर उ, द में अ, य में अ, और विसर्ग। ठीक है, यह आपका वर्ण विच्छेद हो गया। क्या हो गया विद्यार्थियों, वर्ण विच्छेद। ठीक है, अब यहां पर देखिए आगे चलते हैं हम, तो अक ढूंढना है, अक हमने ढूंढा दोनों पदों में। ठीक है, दोनों के स्थान पर दीर्घ हो गया उ। अब यहां मिला देंगे तो ल, जहां छोटा था वहां बड़ा हो गया, और आगे दयः, लघुदयः, यह आपका उत्तर आ जाएगा। आगे बात समझ में, लिख लिया आपने, समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं, आगे देखिए लघुर्मी। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पर देखिएगा, स्थिति क्या बनी यहाँ पर, उ पहले वाली, ठीक है ना, और दीर्घ उ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा लघुर्मी, तो क्या बनेगा, सबसे पहले संधि विच्छेद लघु धन ऊर्मी। ठीक है ना, तो ये बना, वर्ण विच्छेद कर लेते हैं, ल, अ, घ, उ, और इधर उ। ठीक है ना, र, म, ई, विसर्ग। ठीक है, तो यहाँ अक ढूंढा तो अक पाया, यहाँ पर दोनों को क्या हो जाएगा, दीर्घ उ। मिला दीजिए वापस से, ल, ये बड़ा बनी जाएगा, और यहाँ मी, लघुर्मी। समझ में आ रहा है ना, बड़ा ही आसान है, सबसे सरल संधि है दीर्घ संधि। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं। यहाँ आगे चलने से पहले स्थिति नोट कर लीजिए आप, स्थिति बन गई अपनी उ और उ बराबर उ। ठीक है, समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं, आगे देखिए अपने पास में भानुदया, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए भानु में क्या आता है अपने पास में, बड़ा उ आता है, तो देखिए भानु और उदयः। ठीक है, अब यहाँ पर भ में आ, न में उ, और उ, द में अ, य में अ। ठीक है, तो यहाँ पर अक ढूंढा तो अक में उ और उ। ठीक है, दोनों मिलकर के क्या हो गए, उ। ठीक है, उ हो गए। अब यहाँ पर मिला दीजिए वापस से, भ में आ, न में बड़ा उ, ठीक है, और दयः, भानुदयः। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया भानुदयः। स्थिति क्या बनी, दीर्घ उ और ह्रस्व उ बराबर दीर्घ उ। ठीक है, तो ये आपकी स्थिति बन गई। आ गई बात समझ में, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए वधूर्मिः, यहां पर देखिए वधु धन ऊर्मिः। ठीक है, यहां पर देखिए दोनों स्थान पर क्या मिलेगा आपको, दीर्घ उकार। ठीक है, क्या मिल रहा है, दीर्घ उकार मिल रहा है। ठीक है, तो यहां आपको नजर आ गया तो आपने ढूंढ लिया और दोनों को दीर्घ कर दिया, तो आपका बन गया जो उदाहरण था वो पूरा हो गया, वधूर्मिः। यह आपका उत्तर आ गया। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो यहां पर उदाहरण देखा आपने अ का, ई का, उ का। आइए री का देखते हैं। यहां री का देखिए पितृणम, कैसे बनेगा देखिए,
पितृ धन ऋणम। ये आपने क्या किया, ये आपने किया संधि विच्छेदम, ठीक है ना। संधि विच्छेद आपने कर लिया। उसके बाद वर्ण विच्छेद करेंगे। तो यहां पर देखिए वर्ण विच्छेद किया आपने तो देखा सबसे पहले प है, प में ई है, त में री है, और उसके बाद में री है, न में अ है और म है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अक ढूंढेंगे। अक यहाँ ढूंढा, आपको मिला री, ठीक है, और यहाँ मिला री, ठीक है। तो दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, दीर्घ री, ठीक है। और मिला दीजिए वापस से, प में ई, पी, त, ठीक है ना। और ये जो है दीर्घ इस प्रकार लिखा जाएगा, ये तो ह्रस्व है और दीर्घ इस प्रकार लिखा जाएगा। आगे क्या है, णम, तो आपका उत्तर हो गया पितृणम। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। आगे आपके सामने है संधि विच्छेद किस प्रकार करते हैं। आपने देखा अब तक हमने पढ़ा क्या कि जो वर्ण विच्छेद है उसके जरिए हम संधि पद तक कैसे पहुंचे। अब यहाँ संधि विच्छेद कैसे करें, उल्टा कैसे करें, वो आप देखिए, ठीक है। स्वराज्य आंदोलनम, ठीक है ना। आपके पास पद है तो वर्ण विच्छेद कर लेंगे। सबसे पहले स, आगे क्या है अपने पास में व में अ, र में आ, ठीक है। फिर आगे क्या है आपके पास में, देखिए स्वराज्य, ठीक है, ज। फिर आगे अपने पास में य में आ, ठीक है, न, फिर द, ठीक है, और उसके बाद में ओ, उसके बाद में ल, अ, न, अ और म। यहाँ पर देखिए बहुत ये उदाहरण जो है बड़ा है, इसलिए वर्ण विच्छेद भी बड़ा होगा। और बड़ा हो गया तो यहाँ पर देखिए हमें क्या ढूंढना है, दीर्घ ढूंढना है। अब कई जगह दीर्घ है, देखिए स्वराज्य, तो स्वराज्य शब्द होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। स्वराज्य शब्द होता है, स्व अलग होता है, राज्य अलग होता है। स्वराज्य यानी खुद का राज्य। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ जो दीर्घ नजर आ रहा है वहां पर हम संधि विच्छेद करेंगे। तो यहाँ वाला कौन सा है, स्वराज्य, ठीक है ना, ये वाला है। तो ये किसके स्थान पे हो जाएगा, अ के स्थान पे। स्वराज्य होता है, आंदोलनम होता है। तो यहाँ वर्ण चिन्हीकरण आपने कर लिया है, और वर्ण चिन्हीकरण करने के बाद में आपने ढूंढा आ, और ये किसके स्थान पे होता है, स्थानीय। देखिए यहाँ पर अ और अ, चूंकि यहाँ पर स्वराज्य शब्द है, ठीक है ना, और आंदोलन शब्द है, ठीक है ना, दोनों में अ नजर आ रहे हैं। तो पद विभाग क्या हो जाएगा, स्वराज्य और आंदोलनम, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका संधि विच्छेद हो गया, बहुत आसान है ना। आइए आगे चलते हैं अगले उदाहरण पर, शास्त्रार्थः, ठीक है। तो यहाँ वर्ण विच्छेद करेंगे, श में आ है, फिर आगे स है, फिर आगे त है, र है, और उसके बाद में क्या है अपने पास में, आ है, र है और थ है, और फिर अ है, ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ पर भी दो जगह आ रहा है, तो श में आ है तो यहाँ हम करेंगे नहीं, ठीक है, पद सही नहीं बनेगा, तो यहाँ करेंगे। तो हमने वर्ण चिन्हीकरण कर लिया, आ, ये कैसे बना, शास्त्र धन अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर अ और अ, ठीक है, तो दोनों यहाँ पर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास में, शास्त्र धन अर्थ, ठीक है, समझ में आ गया, आ गई बात समझ में। तो आइए आगे चलते हैं, शास्त्रार्थ हो गया, गिरीशः। अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यहीं पर आप देख सकते हैं दीर्घ आ रहा है, ठीक है, तो यही होगा, यही होगा। तो गिरी देख लीजिए, ग में ई, ठीक है, र में ई, और फिर आगे देखिए आगे क्या होगा अपने पास में, आगे अपने पास में है श और अ, ठीक है, चिन्हीकरण किया दीर्घ, ठीक है। अब यहाँ पर दीर्घ जो है वो किस किस के स्थान पे होता है, तो वो हमें शब्द यानी पद को देखना पड़ेगा। गिरी शब्द में छोटा ई आता है और ईश में बड़ा आता है, तो यहाँ पर छोटा और बड़ा, ह्रस्व और दीर्घ, ठीक है। तो पद विभाग यानी संधि विच्छेद क्या हुआ, गिरिधन ईशः, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। पद विभागम का मतलब संधि विच्छेद, समझ में आ रहा है ना, बड़ा ही आसान है, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, मुनीन्द्रः, यहाँ पर मुनि में है और मुनि का उदाहरण पहले आ चुका है, इसका मतलब छोटा आता है और इंद्र में छोटा आता है, तो यही सोल्व हो गया। फिर भी देखिए यहाँ पर म में
उ, न में ई, न, ठीक है, द, र और अ। तो यहाँ पर दीर्घ ईकार है और इसके हिसाब से यहाँ पर देखिए ई और, ठीक है, ई। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? मुनि धन इंद्रः। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए अपने पास में गुरुपदेशः, गुरुपदेश है, यहाँ पर रू है यानी कि दीर्घ है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए ग में उ, ठीक है, र में उ और प में अ, द, ठीक है, और आगे देखिए ए, श और अ, ठीक है। तो आगे यहाँ उ है, तो ये कैसे हो जाएगा? यहाँ पर हमने देखा तो ये कैसे है, गुरु में छोटा आता है तो ये क्या हो जाएगा? उ हो जाएगा, ठीक है, और उपदेश में भी उ, ठीक है, तो गुरु धन उपदेशः। ठीक है, आ गई बात समझ में? आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए मातृणम, ठीक है, जैसे पितृणम बनाया था वैसे ही म में आ, त है, अपने पास में र है, ठीक है, और उसके बाद में री है और न में अ और म। तो यहाँ पर अक ढूंढा हमने, वर्ण चिन्हीकरण किया तो देखा यहाँ पर दीर्घ जो है वो, ठीक, वर्ण चिन्हीकरण का मतलब आपको पता ही है ना, आदेश होता है, ध्यान रखना क्या होता है? आदेश होता है। अब स्थानीय हमें देखना है यहाँ पर, तो मातृ और ऋणम, ऋणम में भी ह्रस्व ऋकार है और मातृ में भी, तो यहाँ पर री और री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? मातृ धन ऋणम। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका उदाहरण हो गया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके पास में है अभ्यास प्रश्नाः। अभ्यास प्रश्न आपको यहाँ पर जैसे संधि समझ में आई है, पूरी संधि आपने पढ़ ली है, अच्छे से पढ़ ली है, तो यहाँ संधि पद करना और संधि विच्छेद करना दोनों आपने सीखा है। तो यहाँ सभी संधियों के उदाहरण है, ठीक है ना। तो आपको ये क्या करना है? सोल्व करना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए निम्नलिखितानां संधि विच्छेदानां संधिं संधि पदानां च संधि विच्छेदम कुरुता। ठीक है, बालिका धन एषा। अब यहाँ पर देखिए क्या बनना चाहिए? बालिका में आ है और यहाँ ए है, तो आ के बाद अगर ए आता है तो दोनों आई आदेश हो जाते हैं। तो क्या बनेगा विद्यार्थियों? बालिका नहीं बनेगा, क में आ गया तो बालिकैषा। ठीक है, समझ में आ गया? फिर है कथा इव, कथा में आ है, आगे ई है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे गुण संधि के नियम अनुसार? ए। तो यहां पर देखिए क्या बनेगा? कथेव। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ आ और यहाँ ए, तो दोनों आई, यहाँ पर आ और ई, दोनों ए। समझ में आ गया? फिर है सूर्य उदय। समझ में आ रहा है? सूर्य उदय गुण संधि है, अ है और यहाँ पर उ है, तो ओ हो गया। क्या बनेगा? सूर्योदयः। समझ में आ रहा है? फिर आगे देखिए मुरारी, ये तो आपको उदाहरण के रूप में बता ही दिया था। क्या बनेगा? मूर्धन अरी। ठीक है, यहाँ विसर्ग भी आएगा, विसर्ग लगा लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये उदाहरण हो गए। ठीक है, आप इनको लिख लीजिए और अच्छे से अभ्यास कीजिए। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर कविशः, यहाँ दीर्घ नजर आ रहा है, इसका मतलब दीर्घ है, कवि में छोटा आता है कवि, और यहाँ ईश में बड़ा आता है, तो ये ईशः बन गया कविशः। ठीक है, करोत्येव, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, यहाँ तो है, तो के बाद य है और फिर स्वर है, यानी यण संधि का है, तो क्या बनेगा? य किसके स्थान पे हुआ था? ई के स्थान पे, और आगे क्या है? एव। ठीक है, करोति धन एव। समझ में आ रहा है? आगे देखिए जननी एषा, ये भी किसका है? यहाँ देखिए ई है और यहाँ ए है, तो पूर्व पद में ई आ गया, इसका मतलब क्या है? यण संधि है, इक है, तो यहाँ ई को य हो जाएगा, तो ज न आधा य और य में ए, जनन्येषा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखिए भौ इका, यहाँ औ है, इसका मतलब क्या है? कौन सी संधि है? अयादि संधि, तो औ को आव आदेश होगा,
तो भ में आ मिलाया भाव, और यहाँ आगे ई है भाविका। आ गई बात समझ में? तो इस प्रकार ये उदाहरण हो गए, ठीक है ना। तो आपने इन अभ्यास प्रश्नों को देखा और अभ्यास प्रश्नों के साथ साथ आपने विषय वस्तु को पढ़ा। तो इस प्रकार हमारी जो संधि का जो टॉपिक है, स्वर संधि है, वो पूरी हो जाती है और आपने अच्छे से समझा होगा। आपको परीक्षा में संधि विच्छेद देकर संधि पद पूछेगा और संधि पद के साथ संधि विच्छेद करो ऐसा पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आप इसका अभ्यास करिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। आगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।